ओके। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल जो है मैंने पार्ट 5 तक वीडियो शूट कर लिया है और सारे जो 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड में अभी आने वाले हैं उसको मैंने डिस्कस किया। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको मैं आज के सेशन में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है वो सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन से आया है। सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो सबसे पहले अगर जब आप इसको आपको जब इस क्वेश्चन को लिखना है तो लिखने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि लिखते समय जो आपके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आने चाहिए, साथ साथ डायग्राम का प्लेसमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। और कंटेंट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत हेवी कंटेंट होना चाहिए। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूरा पेपर जो है वो 3 घंटे में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रफ पेपर में क्वेश्चन लिखने के पहले उसको रिकॉल कर लेना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर मुझे सरफेस टेंशन में लिखना है, सरफेस टेंशन, तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमें फास्ट रिकॉल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है, सरफेस टेंशन जो होता है इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। दूसरा जो है कि सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है वो हमें लिखना होगा, उसके यूनिट क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, ठीक है। साथ साथ टेम्परेचर के साथ इसका क्या इफेक्ट आता है, सॉल्ट्स का क्या इफेक्ट आएगा एंड इम्प्यूरिटीज का क्या इफेक्ट आएगा, इम्प्यूरिटीज, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें डेफिनेशन लिखते समय ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। तो सरफेस एनर्जी में फर्स्ट आएगा सरफेस टेंशन का हमें डेफिनेशन लिखना होगा। सरफेस टेंशन के डेफिनेशन के बाद फिर हमें रबर का एग्जांपल लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें वर्क डन से इसको कनेक्ट करना है, वर्क वर्क से कनेक्ट करने के बाद फिर हमें इसको पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्ट करना है, और उसके बाद फिर हमें ड्रॉप का एग्जांपल एंड बबल का एग्जांपल ले लेना है, ठीक है। तो जब आपको लगे कि ये सारा कुछ रिकॉल हो रहा है तभी आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलो मुझे रिकॉल हो रहा है, अब मैं इसका आंसर लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट सरफेस टेंशन के बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, सरफेस टेंशन। और जब एक बार रिकॉल हो जाए ना तो फिर आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। टेंशन में क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ liquid which tries to minimize which tries to minimize the surface area of surface area surface area of free surface of free surface of liquid, ठीक है। दूसरी बात, मतलब सरफेस टेंशन क्या कहता है, सरफेस टेंशन कहता है कि लिक्विड जो है, लिक्विड अपने कम से कम एरिया में आना चाहता है। लिक्विड का वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अगर हमने एक लिक्विड का सैंपल ले लिया, तो ये लिक्विड का अगर सैंपल है तो लिक्विड अपने कम से कम एरिया में आना चाहेगा। इसका मतलब है कि अंदर की तरफ एक कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट होगा। तो अगर ये एक्शन है तो इसके अपोजिट रिएक्शन भी एक्ट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ और सपोज इस लाइन का लेंथ मैंने एल ले लिया। तो इसके इसके अगेंस्ट में रिएक्शन फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, एफ। इसके अगेंस्ट में रिएक्शन फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, एफ। तो जो फोर्स इस इमेजिनरी लाइन पे एक्ट हो रहा है पर यूनिट ऑफ लेंथ, है ना, सो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ हो जाता है, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। तो इसका अगर हमें यूनिट लिखना है तो यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर। ये हो जाएगा एम के एस यूनिट एज वेल एज एस आई यूनिट। अगर हमें इसका सीजीएस में लिखना है तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, डाइन, और लेंथ को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट, ये इसका सीजीएस यूनिट है, ओके। चलो हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे, पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड। अब आपको क्या लगता है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, क्या जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, लिक्विड सरफेस का एक्सपेंशन होगा। तो जब एक्सपेंशन होगा तो जो कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है वो वीक पड़ने लगेंगे। इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो विथ राइज इन टेम्परेचर, तो मेंशन कर लेते हैं विथ राइज इन टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अच्छा, फोर,
सॉल्ट की बात कर लेते हैं। चलो सॉल्ट, तो कितने तरह के सॉल्ट हम जानते हैं? दो तरह के सॉल्ट हमें पढ़ना है, एक NaCl और दूसरा जो है सोप। ये दोनों सॉल्ट है, ठीक है। तो NaCl जो है ना, ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, इस NaCl। और सोप क्या होता है? सोप जो है वो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जब हम कुकिंग करते हैं ना, जब हम कुकिंग करते हैं जब हम कुकिंग करते हैं ना, तो कुकिंग करते समय हम सॉल्ट का यूज करते हैं। सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट जो है वो सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है। NaCl की बात अगर हम करें तो ये सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है, क्यों? क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस है ना, ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है। और सरफेस टेंशन को बढ़ने से क्या हो जाता है कि अब अब जो है सरफेस एरिया तो कम हो गया, पहले सरफेस एरिया ज्यादा था, अब सरफेस एरिया कम हो गया। और सरफेस एरिया कम होने से हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा यूनिफॉर्म हो पाता है और कुकिंग फास्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही बात अगर हम सोप की बात करें, तो बाथिंग करते समय, नहाते समय हम लोग सोप यूज करते हैं। तो सोप क्या करता है? सोप जो है वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है। सरफेस टेंशन कम करने से बॉडी में और जो डर्ट्स है उसके बीच का जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाता है। और वीक होने से जब भी हम वाटर फ्लश करते हैं तो वो इम्प्यूरिटीज है वो इजिली फ्लश हो जाता है, फ्लश आउट हो जाता है, ठीक है। तो यस, तो NaCl डालने से क्या होगा? सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, ठीक है। बट सोप डालने से क्या होगा? सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सरफेस टेंशन में इतनी बातें लिख देते हो ना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सरफेस टेंशन क्या है और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। बच्चों, अभी तक जो भी मैंने वीडियोस बनाया, ये जो वीडियो बनाने का पर्पस क्या था? ऐसे बच्चों को हेल्प करना जो बच्चे एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, या वैसे बच्चे जिनका फिजिक्स बहुत अच्छे से उन्होंने नहीं पढ़ा है और एग्जामिनेशन आ गया तो अब वो करे तो क्या करे, कैसे पेपर को क्लियर करे। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं ज्यादा वैसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और साथ साथ ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जहां पे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फील होता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि न्यूमेरिकल्स का पार्ट मैंने कम लिया है, ज्यादा डेरिवेशन का पार्ट लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप थियरी को अच्छे से लिख दोगे ना, तो पेपर में आप काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। न्यूमेरिकल्स आते कितने हैं? हार्डली दो या तीन न्यूमेरिकल आते हैं। तो दो या तीन न्यूमेरिकल्स के पीछे आप अपना पूरा जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है उसको आप बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि न्यूमेरिकल भी करना है, लेकिन जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो तो करना ही करना है, ठीक है। दूसरी बात है कि आप, जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो सिर्फ मेरा जो वहाँ पे अटेंशन ये था कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे क्लासरूम कोचिंग के लिए आते हैं, तो एग्जामिनेशन में टाइम कंस्ट्रेंट और ट्रैवलिंग कंस्ट्रेंट के कारण है ना, वो क्लासरूम में नहीं आ पा रहे। तो मैंने सोचा उनको हेल्प कैसे करूँ, तो मैंने सोचा कि उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, है ना, जिससे उनको हेल्प हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासरूम में हमसे बोलते नहीं है, उनकी तकलीफें नहीं बताते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे तो बता देते हैं, कुछ नहीं बता पाते, तो उनके लिए हमने ये वीडियो सेशन बनाना स्टार्ट किया। लेकिन आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा मिला, इतने ज्यादा व्यूज मिले, इतने ज्यादा लाइक्स मिले कि मैं और वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया, ठीक है। और ये तो फिजिक्स का पार्ट है। इसी तरह से अगर आप कंसिस्टेंट हमें आप हेल्प करते रहेंगे, देखो बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको प्यार देते हो, आपका सम्मान उनके लिए है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जैसे जो जो नए टीचर्स हैं जो अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। तो अगर आप हमें इंकरेज करोगे तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि हम अपने जो भी थोड़े बहुत नॉलेज है उसको आपके साथ शेयर कर सके, ठीक है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने लाइक से, सब्सक्राइब से एंड कमेंट से आप हमारे जो है मोटिवेशन को बढ़ाते रहना और हमें मोटिवेट करते रहना कि हम ज्यादा से ज्यादा और वीडियोस लेकर के आ पाए। अभी जैसे आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम आने वाली है, फिजिक्स की एग्जाम आने वाली है, तो उसके लिए भी हम वीडियोस बनाने वाले हैं। बट वो तभी आ पाएगा जब मैक्सिमम लाइक्स एंड कमेंट्स आपकी तरफ से आएंगे। ओके, अब हम लोग सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले सरफेस एनर्जी है क्या, उन सारे पॉइंट्स को हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सरफेस एनर्जी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सरफेस एनर्जी है ना, तो सरफेस एनर्जी में फर्स्ट सरफेस टेंशन का डेफिनेशन से स्टार्ट करो। तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऑलवेज ऑलवेज टेंशन, अंडर द टेंशन।
and tends to have minimum surface area, minimum and tends to have minimum surface area। ठीक है, तो देखो होता क्या है, सरफेस टेंशन जैसा आपको हमने डिस्कस किया था कि एक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है और जो लिक्विड के एरिया को कम से कम करना चाहेगा, है ना? तो इसका मतलब है कि जो भी फ्री सरफेस होता है लिक्विड का वो हमेशा टेंशन में होता है और उस पे हमेशा कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट लगता रहता है और जिसके कारण से उसका सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम हो सके। जैसे रेन ड्रॉप्स, है ना? आपने सुना होगा रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल शेप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका रेन ड्रॉप्स के अंदर में कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है और जो उसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, कम कर रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर लिक्विड का कुछ सैंपल दिया हुआ है और उसके अगर हम एरिया को, तो पहले से उसके अंदर एक टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा था अंदर के डायरेक्शन में, अब हम उसके एरिया को बढ़ा रहे हैं। तो जब हम एरिया को बढ़ा रहे हैं तो टेंशन के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, टेंशन के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, तो वो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। उस पोटेंशियल एनर्जी को ही हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। सो पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। if the area of if the area of surface of liquid if the area of surface of liquid is increased, is work will be done work will be done very similar to very similar to stretching a rubber, stretching a rubber. So the work against tension is stored in potential energy, potential potential energy। अब हमें तीसरा पॉइंट क्या मेंशन करना है? तीसरा पॉइंट हमें ये चीज मेंशन करना है। अच्छा, ये हो गया सरफेस एनर्जी, ये है सरफेस एनर्जी। एनर्जी इज नथिंग, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सरफेस एनर्जी मींस जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया है। टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हमने काउंट नहीं किया, जैसे अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सरफेस टेंशन वीक होने लगेगा। तो हमें एक चीज मेंशन करना पड़ेगा कि एक साथ हम सारे वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, है ना? तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन को हम आइसोथर्मल कंडीशन बोलते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर को ही हम आइसोथर्मल बोलते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन। And this ratio is called intrinsic surface energy, intrinsic surface। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बातों को ध्यान में रखना है। तो ये सरफेस एनर्जी का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी में। तो चलो हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन के लिए आपको सबसे पहले, है ना, यहाँ पे मेंशन कर देना होगा रिलेशन। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेम लेता हूँ, सी टाइप का वायर का फ्रेम लेता हूँ और इस पे एक वायर में प्लेस कर देता हूँ। से ये वायर है ए एंड बी और इस पूरे अरेंजमेंट को मैं लिक्विड के सरफेस पे डीप कर देता हूँ, राइट, डुबो देता हूँ। तो जो मैं लिक्विड के सरफेस पे डुबाऊंगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इस लाइन का मीन्स इस वायर के दो सरफेस है, एक लोअर और एक अपर। तो लोअर एंड अपर में फिल्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि वायर और लिक्विड का कांटेक्ट हो रहा है तो एक फिल्म बन जाएगा। अब लिक्विड क्या करता है, लिक्विड अपने कम से कम एरिया में आना चाहता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस पूरे अरेंजमेंट को, है ना, वाटर के सरफेस पे डाल दें तो वो कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये अंदर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा तो ये ए बी जो है ये शिफ्ट हो जाएगा ए डैश बी डैश पे, ए डैश बी डैश पे। और ये कितने का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इसने, सपोज ये डेल्टा एक्स का डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना, फिर टेंशन हमें पता है फोर्स अपॉन लेंथ हो जाएगा। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। ठीक है, तो जो अपर फिल्म जो फोर्स लगाएगा, अपर फिल्म ये हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और जो लोअर फिल्म जो फोर्स लगाएगा ये हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो व्हाट इज टोटल फोर्स, टोटल फोर्स इज
2 इंटू टी इंटू एल इज द टोटल फोर्स। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क इज इक्वल टू दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है 2TL, डिस्प्लेसमेंट कितने का है डेल्टा एक्स, इट मींस T इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स, दिस लेंथ इंटू लेंथ इज सरफेस एरिया। ठीक है, तो therefore this work is equals to T into delta S, this work is surface energy, this work is surface energy। ठीक है, now बच्चों अगर मैंने कहा ड्रॉप की बात करते हैं, ड्रॉप एंड बबल की बात करते हैं, और ड्रॉप एंड बबल लिक्विड, लिक्विड ड्रॉप लिक्विड बबल की बात करते हैं, तो लिक्विड ड्रॉप का एक ही सरफेस होगा और लिक्विड बबल का भी एक ही सरफेस होगा, दोनों का एक ही सरफेस है। तो ऐसे सिचुएशन में जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द सरफेस टेंशन इज T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बट अगर हम ड्रॉप एंड बबल को एयर में लेते हैं, एयर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ड्रॉप का एक ही सरफेस होगा, ड्रॉप का एक ही सरफेस होगा, और बबल की अगर हम बात करें तो बबल के यहाँ पे दो सरफेस हो जाते हैं। ठीक है, ये है bubble। तो ऐसा सिचुएशन में जो वर्क डन आएगा वो जाएगा T इंटू 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे सेम ही रहेगा, इट इज T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, साथ साथ उनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आपको आंसर जब आप लिखते हो तो पूरा डेटा आपको देना है ना, पूरा डिटेल में आंसर लिखना है, लेकिन बस स्पीड ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड मेंटेन नहीं करोगे तो क्वेश्चन मिस हो जाएंगे आपसे। 3 घंटे में पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना है, और उस 3 घंटे में आपको कंटेंट भी लिखना है एंड पेपर को कंप्लीट भी करना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है।